देश की समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही अगर चलता रहा तो ये राक्षस हर घर में घुस चुका है। न हिंदू को छोड़ेगा, न मुसलमान को छोड़ेगा, न क्रिश्चियन को छोड़ेगा। ये जाति की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, दलित, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। पूरे भारत को ये निगल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। आज मेरे साथ हैं सेव कल्चर, सेव भारत के फाउंडर। और जब उनसे बात करने जा रहा हूं तो सिर्फ फाउंडर ही नहीं है, ये केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे हुए हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारियों में से। उदय मावकर जी, आपका स्वागत है। कहने को बहुत सारी बातें कही, लेकिन हैं आप दरअसल पत्रकार। इस मौके पर हम बात इसलिए करना चाह रहे हैं कि अचानक से इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म, आप कह लें जो भी है, वहाँ पर अचानक बमबास्टिंग है। और इसके लिए आपने कई बार सरकार को सचेत किया है। मौजूद, अब नाम लेना ठीक नहीं है, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग नाम के बजाय उस संस्कृति पे जो हमला हो रहा है, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, सेव कल्चर, सेव भारत, वो कितनी पीड़ादायक बात है और उसके लिए कहाँ कुछ हो रहा है? देखिए, मेरी बात करूं तो मुझे विचार आया था पहली बार 2004 में। एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी, उसके अंदर काफ़ी कुछ अड़ा तिरछा था उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये मुद्दा एक राष्ट्रवादी फोरम में मैंने उठाया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। इसके बाद में मेरे मन में ये था कि ये किस टाइप की संस्कृति को ये पनपाएगा। ये मेरे मन में बात लगातार बनी हुई थी और मैं इस पर काम भी कर रहा था, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा था। फिर जब OTT आया 2018 के अंदर, उसके बाद में कोविड के कारण जो फ़ोन है वो शिक्षा का माध्यम बन गया। उसके बाद में फ़ोन पे एजुकेशन होने लगा और OTT के बाद में तो और भी गंदगी आने लगी। ठीक है, तो 2022 के अंदर एक मेरे मार्गदर्शक हैं जो श्री रविशंकर के बड़े क्लोज हैं, गुरुदेव जी, उनको मैंने बुलाया। उनको कहा, मैंने कहा भाई ये कैसे, ये तो बड़ा मामला, हमारी पूरी संस्कृति टूट जाएगी इसके अंदर। देखिए, फिल्म कैसी आती है आपको ये समझना पड़ेगा। एक तो है सिंपल पोर्नोग्राफी, दूसरी अब जो OTT के माध्यम से फिल्म आती है वो तो बिल्कुल समाज को तोड़ने वाली फिल्में हैं। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, देवर भाभी का व्यभिचार। एक फिल्म है जिसमें सास और जमाई का व्यभिचार। तो इस टाइप की फिल्में अच्छा ये आती रहती है, समझे ना आप। तो हम दोनों बैठे, 2 घंटे हमने चर्चा की। उस टाइम पे मैं केंद्रीय सूचना आयुक्त था और हम इस नतीजे पे पहुंचे कि देश की समय बड़ी चुनौती है, क्योंकि यही अगर चलता रहा तो ये राक्षस हर घर में घुस चुका है। न हिंदू को छोड़ेगा, न मुसलमान को छोड़ेगा, न क्रिश्चियन को छोड़ेगा। ये जाति की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, दलित, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। पूरे भारत को ये निगल जाएगा, समझे ना। तो हमने सोचा कि बॉलीवुड का इतना प्रभाव है समाज के ऊपर, तो कैसे इस बात को ले जाएं। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम ये अगर साबित कर सकते हैं कि जो बलात्कार हो रहे हैं वो कंटेंट को देख के हो रहे हैं, तो हम शायद हमको स्वीकृति मिलेगी। और कुछ स्टडीज़ मेरे पास थी ऑलरेडी, तो हमने ये तय किया कि और स्टडीज़ हम इकट्ठा करेंगे, है ना। और फिर हमने एक फिल्म बनवाई। एक लड़की, एक एड एजेंसी है, बड़ी राष्ट्रवादी है, इस सरकार के लिए भी काम करती है, अहमदाबाद की है। मैं उनसे जाके मिला, मूविंग पिक्सल नाम है उसका। उनसे जाके और मैंने उनको समझाया। तो उसके जो CMD है और उसकी जो डायरेक्टर है वैशाली शाह करके, CMD, वो नाम लेना मैं चाहूँगा उनका, क्योंकि उनका बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनका नाम है मनीष बरड़िया। इनको दोनों समझाया मैंने कि ये परिस्थिति है। वो जो बहन है, जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, उनकी बेटी भी है, छोटी उम्र, समझा आप। तुरंत समझ कर बड़े मन से उन्हें फिल्म बनाई, एक लड़की। उस फिल्म के अंदर एक 12 साल की बेटी है जो बात कर रही है, डायलॉग कर रही है ऐसे लोगों के साथ में जो ऐसा परोस रहे हैं, और उसको वो कहती है कि आप परोस के चले जाते हो, बलि चढ़ती हम बेटियां, 6 साल की, 9 साल की, 12 साल की, क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश के दुश्मन हो, आप देश के विलन हो। वो ऐसी सेट हो गई कि एक ही महीने में उसके 1 करोड़ व्यूज़ आ गए, और अब तो मेरे ख्याल से 5-7 करोड़ लोगों ने देख ली होगी उस फिल्म। 2022 25 दिसंबर को, जिस दिन मैंने ये अभियान की शुरुआत की भोपाल से,
उस दिन मैंने इसको लॉन्च किया था। तो इससे बड़ी हिम्मत मिली मुझे जब इसके व्यूज़ खूब सारे आए, तो मैं समझ गया कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों को ख्याल है कि ये संस्कृति तोड़ देगा। उदय जी, इस व्यूज के चक्कर में अभी जो कुछ घटना जहां हम बातचीत की शुरुआत की थी, इसी व्यूज के चक्कर में अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति के खिलाफ गया है, उसने ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोग्राम में कुछ, अब तो बेटियों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, उसने माता पिता तक को समेट दिया। और ऐसा कुछ बचा नहीं जो जार जार ना हुआ हो इस मानवीय रिश्ते में और सभ्यतागत रिश्ते में। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है भैया तुम जहां जहां तुम्हारी सुनवाई हो रही है, वहां जहां जहां एफआईआर हुआ है वहां सुनो। तो वो व्यक्ति भागा भागा फिर रहा है, माफी मांग रहा है। सिर्फ सिंबॉलिक एक व्यक्ति नहीं है, इसी व्यूज के चक्कर में करोड़ करोड़ व्यूज आ रहे हैं ऐसे प्रोग्राम्स के, ऐसे कार्यक्रमों के। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे अलग अलग तरीके से ये लोग बांट रहे हैं। कॉलेजेस में अब बच्चे पढ़ने कम जा रहे हैं, फुर्सत में हॉस्टल्स में यही काम करने जा रहे हैं कि उनको देखना है। इन सबको क्या आपका वो अभियान जो आपने शुरू किया, वो परवान चढ़ने के बजाय फिसल तो नहीं गया? नहीं नहीं, ये अभियान तो बड़ा आगे बढ़ चुका है अब काफ़ी। मुझे आशा नहीं थी, उससे ज़्यादा मुझे हमें सफलता मिली, हमारे और हमारे ग्रुप को। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला इसका फेस हूँ। इसके पीछे पीछे बड़े कमिटेड लोग हैं इसके अंदर। एक संजीव नेवर जो हमसे जुड़े हुए हैं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाते हैं, बॉलीवुड की गंदगी को जिन्होंने उजागर किया। अभय शाह करके हैं एक सज्जन, है ना। स्वती गोयल शर्मा भी जुड़ी है हमारे साथ में। तो हमारे साथ काफ़ी देशभक्त लोग जुड़े हैं और बिल्कुल सात्विक लोग जुड़े हुए हैं, समझे ना। आप तो नहीं, अभी हम समझते कि ये अब ये सेंटर स्टेज में आ गई ये बात, पहले नहीं थी जब मैंने शुरू किया, है ना। अब इसमें एक ही कमी है इसके अंदर। देखिए, जागृति फैलाना एक अच्छी बात है, वो भी काम कर रहे हैं, उसकी बात में चर्चा बाद में करूंगा आपसे। लेकिन इसमें सरकार का प्रमुख रोल है, क्योंकि मैं ऐसा स्पष्ट मानता हूँ कि जहाँ से ये गंदगी आ रही है, ये कि आप तो ये इस सज्जन की आपने बात की, अगर मैं सज्जन कह सकूँ तो उनको, हाँ क्या बोले वो तो एक फिल्म के अंदर है। एक फिल्म बनाई है, एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है टेलीविज़न की, उन्होंने एक फिल्म में 2020 की है, हाँ, जिसमें एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं और अपनी भाभी से हैं। और ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, तो जब आप इनको रोकोगे नहीं तो फिर और उनको ज़्यादा और वो मिलेगा। तो आपको अभी जो आवश्यकता है, देश को एक बड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। एक कानून ऐसा बने, और बिल्कुल जो सावरकर का नेशन फर्स्ट था, सब में बड़ा नेशन फर्स्ट था सावरकर का। सावरकर की आप कोई गलती निकाल सकते हो, लेकिन उनका नेशन फर्स्ट ऐसा था कि आप जैसे कि आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, क्योंकि मैं उनको मानता हूं। तो मुझे मेरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा है फुटपाथ पे, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये मेरा कोई भाई सो रहा है। ये भावना जो है, नहीं, आपकी किताब आई है, आपने एक सावरकर पे इस समझे ना, तो वो भावना को अगर आप अपने आप में उसको इम्बाइब करते हैं, है ना, उजागर करते हैं, तो आप में तुरंत ही आपको ये विचार आएगा कि ये जो है ऐसा परोसने वाले वो राक्षसी प्रवृत्ति कर रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। ये भावना की कहीं ना कहीं कमी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं नहीं, दूसरी बात, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जब मैं उदय महावकर जी से बात कर रहा हूं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, तो ये अगर आप ये कह रहे हो कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, भारत को महान देश बनाएंगे, अगर इसको आप चलने दोगे तो कैसे बनाओगे आप? दूसरा, 2047 के अंदर हम महान देश बनेंगे, विकसित भारत बनेंगे, ये हमने एक प्रतिज्ञा ली है। हाँ, राइट, है ना, बिल्कुल। कोई के मन में शंका नहीं है कि 2047 नहीं, 2037 में ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, सैनिकी महासत्ता होंगे, वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? तो मैं ये कहता हूं कि हमने गए 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रतिज्ञा ली और उनको पूरी भी की हमने, समझे ना आप, पूरी भी की। मैं इसलिए यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ उदय महावकर जी कि मैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी खास लोगों में बहुत करीबी तो क्या, पत्रकार के रूप में करीबी था, कवर किया है, पत्रकार के रूप हाँ, में पत्रकार के रूप में अहमदाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिया टुडे के रहे आप, वहां से आपने काफी गंभीरता से कवर किया है। तो आपकी बात सहजता से वो सुन सकते हैं। और पिछले 11 साल से इस देश में उन्हीं का शासन है, उन्हीं का कार्यकाल है, उसी वहां ये बातें क्यों नहीं सुलझ पा रही हैं? नहीं, ये तो इसकी तो छानबीन का एक विषय है, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ मैंने सरकार को इससे अवगत रखा है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतनी सारी प्रतिज्ञा, मैं आप सरकार को भी कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, कि हमने इतनी सारी प्रतिज्ञा ली 10 साल में, कई पूरी की हमने,
समझा। हम एक और प्रतिज्ञा लें देश हित में कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे, और ये संभव है अगर खाड़ी के देशों में, अगर सिंगापुर में हमारे यहाँ जो गंदगी आ रही है उसके मुकाबले सिर्फ 20% आ रही हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते इसको। दूसरा, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई, वो बताते कि पॉसिबल है। हमने टिकटॉक बंद किया, कोई देख पा रहा है टिकटॉक? नहीं देख पा रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। हम कोई वीपीएन की बात करता है, उसकी बात करता है, मेरे को टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं कहा कि इच्छा शक्ति की जरूरत है, इच्छा शक्ति का अभी अभाव है। इसके पीछे क्या कारण समझ रहे हैं आप? नहीं, क्या मतलब ये जो पैरोकार हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कर देने की जी, वो पैरोकार ज्यादा हावी हैं, या फिर सरकार ही के पास समय नहीं है कि सांस्कृतिक तौर पे जो हमला हो रहा है उसे रोका जाए? अब ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हावी तो है ही वो लोग, इतनी बड़ी लॉबी है, समझो आप। अभी हमने 3 कंप्लेंट मैंने की पुलिस में, एक ऑल्ट के सामने, एक नेटफ्लिक्स के सामने और एक एक्स के सामने, पूरे मटेरियल के साथ। इतना गंदा है कि आप सोच नहीं सकते, ऐसे फोटो है इसके अंदर। मैंने माननीय मोहन जी भागवत को जब दिखाया ये, तो वो दंग रह गए, और उन्होंने उसका उल्लेख किया अपने विजयदशमी के जो अभिवादन होता है, अभिभाषण होता है उसमें, जो बौद्धिक में उन्होंने उसका उल्लेख किया कि इतना खराब है वो कि उसका वर्णन करना भी अभद्र है, अभद्र होगा, ऐसा उन्होंने कहा। समझे आप? पुलिस ने कंप्लेंट ही, एफआईआर ही लॉन्च नहीं की। अच्छा, मुझे जवाब नहीं दिया, मैंने आरटीआई लगवाई। आरटीआई को उन्होंने कहा कि भाई इसमें तो कोई केस कोई ऐसा बिल्कुल जो अनकनेक्टेड केस है, कोई हाईकोर्ट का जजमेंट है, कोई इसकी फिल्म आई थी मेरे ख्याल से, एक कोई प्रोड्यूसर है उनकी, वो फिल्म को लेके उन्होंने कोई जजमेंट कोर्ट का, बिल्कुल लूला सा जवाब है एकदम। मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि ये शक्तियां जो है, असुरी शक्तियां, वो हावी है। नहीं, अभी एक चीज हुई है, इसके लिए मैंने उसका भी ट्वीट भी किया 2 दिन जिस मोड पे हम लोग बात कर रहे हैं, और चलिए नाम ले लेते हैं, रणवीर इलाहाबादिया का जो मैसेज है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसने किया है, तो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया है, और उसको लगातार पुलिस के यहाँ भेजा जा रहा है और बुलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो इसके लिए कोई अलग से कानून बनाने की जरूरत है, जो मौजूदा कानून है उसी के तहत कार्रवाइयां हो रही है, जिससे भाई साहब के पसीने छूट रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, सांसें फूल रही हैं, पूरे समय रैना जो सबसे बड़ा जो व्यूअरशिप वाला मामला है उसमें वो फंसा है, कई लोग फंसे पड़े हैं कि आप इस लेवल की अभद्रता नहीं कर सकते, आप रिश्तों को जार नहीं कर सकते। और जो पब्लिक डोमेन में बात आ गई है तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन समग्र कार्रवाई जिसके लिए आपकी संस्था है कि सेव कल्चर, सेव भारत फाउंडेशन, सेव भारत फाउंडेशन, वो कहाँ ठहर जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि रणवीर इलाहाबादिया का एक वन ऑफ एक वो है, समझा नहीं, ये तो पूरा फैला हुआ है जी, ये गंदगी फैली हुई। देखिए कम से कम 900 ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, उसमें 700 से 800 इस टाइप का परोसर है। उसमें जो छोटे हैं, जो अच्छी एक्ट्रेस को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बताते हैं कि कॉल गर्ल्स को हायर करते हैं, और उत्तर भारत में उनका सेंटर है सूरत, मीरठ में फ्लैट्स बने हुए, इस टाइप के फ्लैट्स के अंदर शूटिंग करते हैं। एक फोटोग्राफर को 10 से 14 हज़ार फोटोग्राफ देते हैं। कि एक मुसलमान भाई मेरे फोटोग्राफर के रूप में मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे 12,000 ऑफर हुए, लेकिन मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए थे तो मैंने ना बोल दिया। अब कोई आदमी पैसे का बिल्कुल खत्म हो गया हो, वो समझता है कि मैं समाज को कहाँ सुधारने बैठूँ, लोग ये इंस्टाग्राम लोग काम करते हैं। इंस्टाग्राम का रील जो है, रील्स आप देख लें, मैं आपकी वो किस परिवार में नहीं घुसा है होता है कि, इसलिए मैं ज़्यादातर इसके लिए गंभीरता के साथ आया हूँ अपने चैनल की तरफ से, कि जो हालात हैं, आप जो आइडियल परोस रहे हैं, जिस उम्र में बच्चे को आर्मी में जाने की तैयारी करनी चाहिए, जिस उम्र में बच्चे को इस नेशन बिल्डिंग के लिए इंजीनियर, डॉक्टर बनने की तैयारी करनी चाहिए, उन सब पर ये इंटरनेट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि कोई देर रात तक लोग जग रहे हैं, उनका स्लीपिंग डिसऑर्डर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और आबाद गति से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा पहलू ऐसा है कि यूरोप के बारे में हमने सुना है और थोड़ा देखा भी है, इंग्लैंड वगैरह में, ब्रिटेन में, इन्होंने अपने यहाँ से कुछ कानून बना रखे हैं जो वहाँ इस ढंग से आप नहीं कर सकते। खास करके छोटे बच्चों के पास, अंडर 18 बच्चे के पास जिस ढंग से आप पोर्नोग्राफी और बाकी चीज़ें भेज रहे हैं और उनका आइडल बनता जा रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे समय अगर आइडल ध्यानचंद थे, तो
तो हम जाते थे ना हॉकी ग्राउंड पे कुछ खेलने के लिए, गावस्कर थे, कहीं कुछ करने जाते थे, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। आपने तो बिल्कुल, अब ये एआई के आने से पहले की स्थिति है, आपने तो ऐसा परोस दिया है कि बच्चे उस जज में आ गए हैं। आपका वर्कफोर्स कहाँ बन रहा है? हरियाणा सरकार ने गए साल टैबलेट्स दी थी बच्चों को पढ़ने के लिए, स्कूल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को, और उसमें फ़िल्टर्स डाल के दिए थे, नेट कनेक्टेड थी टैबलेट। थोड़ी के बाद सर्वे किया तो मालूम पड़ा कि ज़्यादातर बच्चे वो फ़िल्टर तोड़ के वो पोर्नोग्राफी देख रहे थे। तो हजारों साल पुरानी संस्कृति जिसको विदेशी आक्रमणकार तोड़ नहीं पाए, वो कुछ ही सालों में समाप्त हो जाए, ऐसा मुझे दिख रहा है अभी। तो इतनी खतरनाक परिस्थिति है। यूरोप की बात करें तो उन्होंने अभी कुछ कदम उठाए, लेकिन ये गंदगी तो वहाँ से ही आई है। ये गंदगी आई है पूरी वहाँ से, हॉलीवुड से, समझे ना, वेस्ट में से आई है। हाँ, अब वो जागे हैं वो लोग कि उनके यहाँ उसके दुष्परिणाम हमारे से पहले देखने मिले उनको। अभी मैं बड़ा दंग रह गया कि कश पटेल, जिन्होंने FBI के डायरेक्टर बनने वाले मेरे ख्याल से, कश पटेल ने अपने एड्रेस में ये कहा कि गए साल अमेरिका में 1 लाख रेप हुए हैं। और सबसे बड़ा काम जो हमारा है सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन का, वो ये है कि हमने उदाहरण के माध्यम से और स्टडीज़ के माध्यम से ये प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है कि बलात्कार का मुख्य कारण कंटेंट है। हमारे साथ एक सहयोगी हैं योगिता भयाना, उनके जो सोशल और पॉलिटिकल विचार से थोड़े भिन्न हैं हमसे, लेकिन हमने ये तय किया कि जो भी इसके अंदर एक शुद्धता से काम कर रहा हो उसको साथ में लेना। तो हमने उनसे हाथ मिलाया है। बीच में 2 महीने पहले की बात है, मैंने फ़ोन किया उनको कि योगिता आप क्या कर रहे हैं, आप आइए मिलने आज। तो बोले मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, 2 दिन के बाद आती हूँ, तो फिर मिलने आती हूँ। तो आई मिलने। वो रेप के समय बड़ी एक्टिविस्ट हूँ, समझे ना, मतलब उनके फ़ोन आते रहते, मेरे सामने फ़ोन आते रहते कि रेप हुआ, जल्दी आओ आप। अरे बाबा, ऐसे तो कई बार हुआ है, समझा। उन्होंने मुझे कहा कि उदय जी, एक 20 दिन के दौरान 5 किस्से से मेरे सामने है कि मैं ट्रॉमा में चली गई। सब बच्चियों पे रेप करने के केस थे, और एक में लास्ट वाले केस में एक 6 साल की बच्ची पे रेप किया एक उम्र वाले व्यक्ति ने, और सिर पे पत्थर मार के उसका मुंह कुचल दिया। जब उन्होंने कहा कि जब ने ये देखा मैं ट्रॉमा में चली गई। अगर मैं और यहाँ पे रहती इस काम, मेरे ये जो प्रवृत्ति के लिए, तो मैं ट्रॉमा में चली जाती। इसके लिए मैं सीधी एक ब्रेक लेने के लिए मैं हिमाचल चली गई। परिस्थिति ये है। दूसरा, छोटे बच्चे छोटे बच्चियों पे रेप कर रहे हैं, ये प्रकार था ही नहीं आज से 10-15 साल पहले। 12 साल का लड़का, 8 साल के, अभी भी एक बहुत बड़े देश के नेता है, उनको मिलने गया, ये बात 1 साल पहले की है। मैंने उनसे कहा कि भाई आपके शहर में तो एक 13 साल के लड़के ने 8 साल की लड़की पे बलात्कार किया। उसने बोला कि आपकी खबर पुरानी हो चुकी है, कल ही 8 साल के लड़के ने 5 साल की लड़की पे रेप करने का प्रयत्न किया। तो इसका मतलब ये फ़ोन पे आ रहा है, समझा आप। तो इसमें कोई बचेगा नहीं। आप, मैं देश और भाई बहन की बात कर रहा हूँ, संवेदना की बात कर रहा हूँ कि भाई माने प्रतिज्ञा हम लेते थे कि भाई सभी भारतीय भाई बहन, तो हमें भाई बहनों के लिए संवेदना होनी चाहिए। आप छोड़ दो, आपका खुद का पुत्र या प्रपौत्र सुरक्षित नहीं है भाई। एक राज परिवार के एक बहुत बड़े व्यक्ति मेरे घर पे आए थे, महारानी साहब के साथ, महाराजा और महारानी दोनों आए थे, राजस्थान के हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मेरा अभियान ये चल रहा है, इस बात को अब 1.5 साल हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा अच्छा उदाहरण दिया मुझे, आँख खोलने वाला, कि मैं मेरा जो शहर है वहाँ पे मैं एक स्कूल चलाती हूँ, और मेरी दोस्त की बेटी वहाँ पढ़ती है। मेरा दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि महारानी साहब, मेरी बेटी सुबह, इसको अलग रूम दिया, 11 साल की लड़की है, मैंने उसको अलग रूम दिया पढ़ने के लिए। और जब वो रूम में से बाहर निकलती है सुबह 8 साढ़े 8 को, तो थकी हुई होती है। मुझे लगता है कि ये बीमार हो गई है, और मैं पूछती हूँ कि बेटा आप बीमार हो? बोले नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो मुझे चिंता हो रही कहीं इसको बीमारी तो नहीं है। माँ थोड़ी सीधी थी, महाराज साहब को ख्याल आ गया। उन्होंने कहा एक काम करो कि दिन में स्कूल जाती है तो इसकी खिड़की के ऊपर जो पर्दा होता है, वो पर्दे का हिस्सा खुला रख दो, और रात को देखो कि 12 बजे के बाद यह क्या करती है। वो गई जब देखने, तो उसने सब लाइट बंद कर रखी थी, एक चादर डाल रखी थी, और फ़ोन पे कुछ दिख रही थी, फ़ोन की लाइट उनको दिखी। वो अपने रूम में जाती थी, वापस आती थी, जाती थी, वापस आती थी। 2 बजे वो लाइट बंद हुई। सुबह उन्होंने फिर से फ़ोन किया, महारानी साहब को ये देखा मैंने। बोले मेरा बिल्कुल अनुमान सही है, कोई उल्टा सीधा दिख रही है, एक काम करो, इसको रात को तुम अगर इसको नॉक करके
खटखटा के दरवाज़ा खुलवाओगे तो ये मानेगी नहीं। इससे अच्छा 11 साल की लड़की उसको समझोगे बेटा छोटे बच्चों की गलती होती है, ये तुम बताओ क्या कर रहे हो, मैं तुमको नहीं डांटूंगी। 5 मिनट झिक उनको रिजिक करनी पड़ी उसके साथ में। 5 मिनट का बोला कि रोज़ मैं पोर्नोग्राफी देखती हूँ 2-2.5 घंटा रात को। अब जिस राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी वीरांगनाएं पैदा हुई हूँ, रानी पद्मिनी, रानी कर्मवती, हाँ, शौर्य का बड़ा एक परंपरा है वहाँ। सतिया हो गई हूँ, हाँ, जौहर का स्थल है वो। तो वही हालत। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह की परिस्थिति बिगड़ी हुई है। हाँ, मैं तो, आप जब बोल रहे हैं तो मैं आपकी चुनौती को देख के घबरा रहा हूँ तो कि लेकिन मेरा जब ये एक फाउंडेशन इसमें चला है। मेरे पास एक आत्मबल है। मैं सावरकर के नेशन फर्स्ट में मानता हूँ। 1937 के अंदर जब नेताजी बोस और दूसरे 2 नेता कांग्रेस के ने उनको न्योता दिया कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस को बल मिलेगा, उस टाइम पे सावरकर ने क्या जवाब दिया? सावरकर ने ये कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है और इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। इस परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना ये देश के साथ धोखाधड़ी है। और उसने स्टेटमेंट इशू किया कि मैं सही देशभक्तों के आखिरी पंक्ति में खड़ा रहना पसंद करूँगा, बजाय ऐसे लोगों की पहली पंक्ति में जो देशभक्ति के नाम पे देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे मैं एक वो लेता हूँ। देखिए, इसके लिए जो उनके पहले बायोग्राफर थे धनंजय कीर, उन्होंने लिखा है कि जब अकबर ने राणा प्रताप को न्योता दिया उस टाइम पे सभी राजपूत राजा, देखिए अकबर ने एक बड़ा काम किया था। अकबर ने मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई, जजिया टैक्स विड्रॉ किया, आप समझे कि नहीं? तो जब मतलब 1570 के बाद में अकबर पूरी तरह से उसका परिवार दिमाग उसका दीन इलाही लाया उसने। हाँ, ठीक है। तो अकबर ने जब न्योता दिया इनको करीबन मेरे ख्याल से 1577 के आसपास कि भाई आप आइए, और सब में ऊंचा स्थान देने की तैयारी थी अकबर की, और सभी राणा प्रताप के खुद भाई अकबर को सरेंडर हो चुके थे। पर उन्होंने सोचा कि नहीं, एक आदमी तो होना चाहिए देश के अंदर जो भारत का झंडा ऊंचा रखे, समझा? तो उन्होंने एक सिंगल हैंडेड लड़ाई लड़ी उन्होंने, और अंत में घास की रोटी खाई। अंत में चेतक मारा गया, तमाम कहानियां हैं। नहीं, अंत में 20 साल की लड़ाई के बाद में चित्तौड़ के अलावा पूरा मेवाड़ उन्होंने फिर से जीत लिया। लास्ट में आप देखोगे तो ये क्या है, तो ये इतिहास का अर्थघटन करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। चित्तौड़गढ़ छोड़ के उन्होंने पूरा मेवाड़ जीत लिया था। आप जो मिसाल दे रहे हैं मैं समझ तो रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं, कल्चर अटैक है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं इसमें से प्रेरणा लेता हूं कि मेरा आत्मबल मुझे कहता है, ये विचारधारा में जो मानता हूं वो उससे मेरा एक आत्मबल बड़ा है। वो मुझे ये कहता है कि इसमें हम हमारे ग्रुप को सफलता मिलेगी। देखिए, अभी भी फिर से हम जब उदय माहूकर जी से बात कर रहे हैं तो आपको हम बताएं कि आरएसएस प्रमुख हो, देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, अगर किसी व्यक्ति से सीधा संवाद है या हैसियत है किसी व्यक्ति की तो उदय माहूकर जी के पास है। ये मुझे पता है, एक पत्रकार के नाते मुझे पता है, आप हमारे बंधु हैं पत्रकारिता के नाते। तो मैंने लेकिन ये मैसेज जो एक पीड़ा से आप चल रहे हैं, ये संवाद उस दरवाजे तक, उस विशाल दीवार तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? वहां से टकरा के वापस क्यों आ जा रहा है? नहीं, ये तो एक छानबीन का विषय है। भाई मैं तो पहुंचा चुका हूँ। नहीं, माननीय मोहन जी भागवत के तो वक्तव्य में निकला ही नहीं है। मतलब वो एक्टिविटी चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है आरएसएस के अंदर। बात अभी मैं दत्ता जी से मिलूंगा, सुनील अंबिकर जी से मिलूंगा। इसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए? ये तो देखिए, इंटरनेट की दुनिया अपने आप में अनपैरेलल है। बराबर है, लेकिन इन्वेट करना, मेरा स्पष्ट मानना है, जो मुझे ऐसे भी लोगों ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि मेरा आत्मबल मुझे कहता है कि इसमें अगर इच्छा शक्ति है तो हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर जब तक आप नल नहीं बंद करोगे इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। आपका बच्चा सुबह मंदिर भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, दोपहर में पाँव भी पड़ेगा, कोई बड़ा आता है, और रात को ये भी देखेगा। नहीं, उसके पास है ना उपलब्ध, उसके मोबाइल में उपलब्ध है, और सहजता से स्मार्टफोन में उपलब्ध है, सहजता से सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं जो उसको डिरेल कर रही हैं। बिल्कुल। अभी तो ये परिस्थिति है कि अगर आप एक्सेस करते हो
अपने कोई एजुकेशन वेबसाइट को आप एक्सेस करने का प्रयत्न करते हो तो ये पॉपअप होता है उसमें से, ये हालत है। भाई इन्होंने आतंक मचा रखा है, ये सांस्कृतिक आतंकवादी है। इसके लिए हमने इसके 2 उपाय ढूंढे, उपाय पे भी बात करेंगे। देखिए, इस टाइप का जो रणवीर अलियाबाद के साथ में जो हो रहा है वैसा भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा एक नया कायदा आना चाहिए। एक हमने कहा है कि एकदम जो हो सकता है तुरंत ही, वो है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट में सज़ा बहुत कम है, वो सज़ा बढ़ा के 7-10 साल की कर दी जाए, है ना, 3 साल तक बेल ना मिले। तो मुझे कोई ने कहा ये तो आतंकवादियों के लिए प्रावधान है। मैंने कहा ये सांस्कृतिक आतंकवादी ही है, और इस टाइप का जो एक्यूज होता है उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने का कोई प्रावधान हो सकता है उसके अंदर। और दूसरा लॉन्ग टर्म हमने सोचा है, वो बड़ा कठोर है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें ये करना ही पड़ेगा। हमने बात की है लॉ ऑफ एथिक्स कोड की। हमने ये कहा है सरकार को, हमने अर्जुन राम जी मेघवाल को तो हम दे चुके हैं ये आवेदन। अभी सर संसदीय समिति बनी भी है इस पर कि वो लोग कुछ अब आपने क्या कर रहे नहीं मालूम है। तो उसमें हमने ये कहा है कि लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने, जो अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने भारत को नहीं किया, उससे ज़्यादा नुकसान आप लोग कर रहे हो इस तरीके से परोस के, और आप रेप को बढ़ावा दे रहे हो। इसमें एक सर्वसम्मति से कमेटी बने जिसमें हर सेक्शन के लोग हों, है ना, और वो कमेटी ये कहे, कमेटी तय करे मर्यादा हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म में सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और उस मर्यादा का उल्लंघन करता है कोई मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो उस पर देशद्रोह और रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा। देखिए, अमेरिका के अंदर ड्रग स्मगलिंग, ड्रग पेडलिंग, ये देशद्रोह है। 50-50 साल की सजा है इसमें। हम इसमें 10 से 20 साल की सजा की बात कर रहे हैं। 10 से 20 साल की सजा होगी अगर एक्यूज्ड होता है तो। ट्रायल 4 महीने में होगी या 6 महीने में होगी, है ना, 3 साल बेल नहीं मिलेगी। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो पहले का जो 498A था आईपीसी के अंदर, डाउरी वाला जो प्रावधान, वो इसमें होगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द आरोपी। ओके, दे हैव प्रूफ। हाँ, अच्छा। तो मैं ऐसा मानता, देखिए ब्रिटिशरों ने राज भारत पे कैसे किया, है ना। ब्रिटिशर 1930-40 के दशक में 3 लाख हो गए थे। उससे पहले ये 1 लाख ही थे पूरे भारत में। 1 लाख से कम लोगों ने क्लीन बात करें तो 125 साल तक राज किया। हाँ, 1820 से तो यहाँ का माहौल ही पूरा भारत अनुकूल और नहीं था। आंशिक भारत की बात करें तो इन्होंने कम से कम 200 साल तक राज किया, ठीक है ना। वैसे 125 साल गिनेंगे अपन इसको, ठीक है। तो कैसे राज किया? वो एक आदमी को उठाते थे, उसको टांग देते थे और पब्लिक में टांगते थे, और वो देख देती पब्लिक और पब्लिक कंट्रोल में चले जाती थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कानून बने जिसके अंदर के 1 या 2 को अगर सजा होती है, बाकी सब देखिए, जो लोग अपनी मातृभूमि को भूल के इस टाइप का परोस रहे हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उन लोगों को डराना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। आप सब, जैसे रणवीर अलाहाबादिया भाग रहा है, तो जो रायना है उसने सब अपना विड्रॉ कर लिया मटेरियल, उसकी वेबसाइट पे जो मटेरियल है ही नहीं अब। प्रतीकात्मक अटैक होना चाहिए। दूसरा ये आलोक जी कि एक बात देखिए, भारत के अंदर एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा भी थोड़ा काफ़ी एक सीरियस रूप उसने धारण कर लिया है ना। मुसलमान 3 भाग में बटे हुए हैं। एक मोस्ट कट्टरवादी जिससे हमको लड़ना पड़ेगा, एक लेस कट्टरवादी जिनको हमको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और एक सहिष्णु जिनको हमको साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमारा ऐसा एक ग्रुप खड़ा हो गया इस साइड पे, जिनको कहूँगा अल्ट्रा राष्ट्रवादी, जो मानता है कि पूरी की मुस्लिम कौम ही पूरी देश विरोधी बन चुकी है, जो ठीक नहीं है। आज कश्मीर के अंदर भी हर महीने कम से कम 2 या 3 मुसलमान मरते हैं आतंकवादियों के हाथ। देख, कल्चर पे जब अटैक होगा तो ये मुद्दा ऐसा है जो हिंदू मुस्लिम, मुझे तो मोहन जी भागवत ने कहा, माननीय मोहन जी ने मुझे कहा कि मुसलमानों को साथ में लेना, और जब ने मुसलमानों से जब चर्चा की तो वो तो अपने से भी ज़्यादा डरे हुए। वो ये बोलते हैं कि भाई हम हमारे बेटे को हिजाब पहना रहे पवित्रता के लिए, और वो हमारी बेटियां ये देख रही है फोन पे। नहीं, कल्चर पे जब आपका अटैक हो रहा है तो ये मुद्दा दूसरा, ये भी इसके दूसरा एक ही है कि नेशनल इंटीग्रेशन का भी इसमें एक मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा है जो सभी जातियों और सभी धर्मों को
यूनाइट कर सकता है। ऐसे बहुत मुद्दे कम है देश के अंदर। सही कह रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, जो समस्या उस पर भी थोड़ी बात हो जाए, नहीं तो कहेगा पार्शियल हो गया सारी बातचीत, कि हमेशा डर लगता है कि सरकार के हाथ में, अगर आपने जो 2 कानून बनाने की बात की जो आदर्श स्थिति पैदा करने के लिए, उसका सरकार रह रह करके ऐसा इस्तेमाल कर सकती है, सरकार करे न करे, जो इंस्पेक्टर के हाथ में एक पावर दे देते हैं आप, और जो एक स्वस्थ परंपरा चाहिए मानसिक विकास के लिए, आजादी, स्वस्थ परंपरा चाहिए, स्वतंत्रता, क्रिएटिविटी के लिए एक लेवल चाहिए, उस लेवल को आप रोकित तो नहीं रहे, ये भी तो एक इंतजाम होना चाहिए। नहीं, ये तो क्रिएटिव फ्रीडम का दुरुपयोग ही है ना। मैं स्पष्ट मानता हूं कि इस टाइप का जो कानून बनता है उसका पॉलिटिकल उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रावधान ही ऐसे रखे उसके अंदर पॉलिटिकल उपयोग के सब दरवाजे बंद कर दे। इट विल बी ओनली टू कंट्रोल सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट। उसके लिए मैं दूसरा, एक मेरी डिमांड है, एक कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बने, नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी। ये जो एथिक्स कोड की बात की है उसके तहत हो, या तो नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी को ये पूरा वो दिया जाए कि भाई कैसे रोका जाए इसको। उसके अंदर जज भले जुडिशरी का हो, साथ में दूसरे बाहर के लोग हों, हम जैसे लोग। तो नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी की हमने बात की। देखिए परिस्थिति कैसी है, हमारी आज़ादी की लड़ाई के अंदर गांधी जी, वीर सावरकर, नेताजी बोस, भगत सिंह, इनके भिन्न विचार थे, संपूर्ण रूप से, आंशिक रूप से। आज अगर वो होते, ये सभी होते, समझे, तो जितने भी नेता भिन्न विचार वाले नेता थे वो सभी एक साइड पे होते, सभी हमारे साथ में होते। आज इतनी गंभीर परिस्थिति है। विचारधारा से अलग है। उदय जी, आपका ये अभियान सार्थकता प्रदान करे, और ये जो कंटेंट के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है और पूरी संस्कृति को दूषित कर रहा है, उसके लिए हम जैसे लोग भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार।